आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर क्या है ये हम लोग बहुत ही मजे से समझने वाले हैं। बिफोर यू रीड, आपको कुछ चीज़ें जो समझनी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वो ये हैं कि जो हमारे लिए डेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ डेट्स ऐसी भी होती हैं जो अभी तक याद रखी जाती हैं, जिनमें से एक है 1914 का वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन्स और उसके बीच का एक इंसिडेंट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमारे जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि वो जंक शॉप, एक जो ब्रिडपोर्ट के अंदर जंक शॉप होती है, वहां पर वो एक रोल टॉप टेस्ट को देखते हैं। वो जाते हैं उस शॉप के अंदर और उस शॉप के ओनर से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ओनर बोलता है 19वीं सेंचुरी का डेस्क है ये और ओक का बना हुआ है। ऑथर उनमें से एक ना एक तो रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहते थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उनके पास तो इतने पैसे है ही नहीं कि वो इतना स्पेंड कर दे रोल टॉप डेस्क के ऊपर, तभी उन्हें एक कोने में पुराना सा रोल टॉप डेस्क दिख जाता है। उसके ऊपर जलने के निशान होते हैं और बहुत बुरी कंडीशन के अंदर होता है, लेकिन ऑथर सोच लेते हैं कि अरे ये मेरे को सस्ता मिल जाएगा, मैं इसको बाद में रिपेयर कर लूंगा और इसको बहुत ही सुंदर रोल टॉप डेस्क बना लूंगा। ये सारी चीजें सोचकर ऑथर उसको पे कर देते हैं और खरीद लेते हैं। फिर ऑथर अपने रोल टॉप डेस्क को लाकर अपनी गराज के अंदर रखते हैं और उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं क्रिसमस ईव पे। क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस की इवनिंग, और वो रोल टॉप डेस्क को कंप्लीटली सारी चीजें उसकी खोल लेते हैं पहले रिपेयर करने से पहले। और जब वो ड्रॉर्स को निकालना स्टार्ट करते हैं तब वो ये देखते हैं कि जो लास्ट वाला ड्रॉर है वो निकल ही नहीं रहा है। अब ये जो रोल टॉप डेस्क था ये इतनी बुरी कंडीशन के अंदर था कि जो इसके ऊपर विनिर होती है, विनिर इज समथिंग विच इज थिन लेयर, जो एक थिन लेयर, डेकोरेटिव थिन लेयर जो लगी होती है वुड के ऊपर, वो भी हट गई थी इसकी। इतनी बुरी कंडीशन के अंदर था। ऑथर जब खोलने की कोशिश करते हैं थर्ड वाली ड्रॉर को, तो वो पूरी कोशिश करते रहते हैं, पूरी पावर लगा देते हैं, लेकिन वो फिर नहीं खुलता। फिर ऑथर कहते हैं कि अब मैं आराम से तो इसको खुल नहीं रहा है, तो अब मैं इसके ऊपर ब्रूट फोर्स लगाने वाला हूं, अपनी पूरी शक्ति लगाने वाला हूं। और ऑथर पूरी शक्ति से उसको पीछे से धक्का देते हैं और वो ड्रॉर खुल जाता है। जब वो ड्रॉर खुलता है तो उसके अंदर एक और ड्रॉर प्रेजेंट होता है जो कि एक सीक्रेट ड्रॉर होता है। ऑथर इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा अमेज हो जाते हैं। वो बोलते हैं अरे क्या पता इसके अंदर खजाना हो, लेकिन जब वो उसको देखते हैं तो उसके अंदर निकलता है एक लेटर। उस लेटर के अंदर ये लिखा होता है कि ये जो लेटर है ये जनवरी 25, 1915 के अंदर लिखा गया था। और ऑथर ये सारी चीजें देखकर सोचते हैं अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, खजाना नहीं मिला मेरे को लेकिन एक लेटर मिल गया। और उनको ये लगता है कि किसी का लेटर पढ़ना तो गलत बात है, लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए कि आखिर इस लेटर के अंदर लिखा क्या है, तो वो फटाफट उस लेटर को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। पर वो एक एड्रेस को देखते हैं और जब वो अंदर देखते हैं लेटर के, तो उसके ऊपर लिखा होता है डियरेस्ट कॉनी। ये सारी चीजें देखकर हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि जो जिम मैकफर्शन है वो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर होने वाले हैं, और जो कॉनी है वो उनकी वाइफ है। और एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, वो है हैंस वुल्फ। अब इन तीनों के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। जो जिम मैकफर्शन होते हैं ये एक टीचर होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत ही करेजियस होते हैं, बहुत ही अच्छे दिल के इंसान होते हैं, लेकिन ये वॉर पर चले जाते हैं अपनी आर्मी के साथ। ये अपनी आर्मी के लीडर होते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। जो कॉनी होती है वो उनकी वाइफ होती है, बहुत ही अच्छी होती है, और उसको वो लेटर लिखते हैं क्रिसमस के दिन, जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और यहां पर हैंस वुल्फ होते हैं दूसरी आर्मी के लीडर, जर्मन आर्मी के लीडर होते हैं हैंस वुल्फ। और हैंस वुल्फ क्या होते हैं, हैंस वुल्फ एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर काम करते हैं एज अ सेलो। सेलो क्या होता है, जैसे हम लोगों का गिटार होता है, इसी टाइप से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वो बजाया करते थे। अब ये जो सारी चीजें हैं तुम्हें पता चल गई। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी का मेन पार्ट। यहाँ पर वो कॉनी को एक अपना जो क्रिसमस वाला इंसिडेंट होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आज एक इतनी अमेजिंग चीज हुई जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं अभी भी सरप्राइज हूँ कि क्या वो कोई सपना था या फिर सच था, क्या ऐसा सच में हुआ था। तो ये सारी चीजें
जिम मैकफर्शन बताते हैं कॉनी को। धीरे धीरे करके वो बताना स्टार्ट करते हैं कि जब क्रिसमस की मॉर्निंग होती है तब वो देखते हैं कि दूसरी साइड से, मतलब फ्रिट्ज की साइड से उनको आवाज आती है। फ्रिट्ज कौन होते हैं? फ्रिट्ज होते हैं हमारे जर्मन शोल्डर की, जो भी जर्मन शोल्डर्स होते हैं उनका एक कॉमन नाम रखा हुआ होता है, मतलब जनरली उनको क्या बुलाते हैं? फ्रिट्ज। जैसे क्लास 7th के बच्चों को जनरली क्या बुलाते हैं? ये बच्चा क्लास 7th का है, लेकिन उसका नाम भी होता है, लेकिन ऐसे ही जनरली उन्होंने नाम रखा होता है जर्मन सोल्जर्स का, फ्रिट्ज। और जो हमारे ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं उनका नाम क्या रखा हुआ होता है? टॉमी। किन किन लोगों ने रखा होता है? जर्मन्स वालों ने उनका नाम टॉमी रखा हुआ होता है। वहां से आवाज आती है फ्रिट्ज की साइड से कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो वो यहाँ पर टॉमी क्या बोल रहे हैं? टॉमी मतलब किसको इंडिकेट कर रहे हैं? हैप्पी मैरी क्रिसमस या फिर हैप्पी क्रिसमस टू टू ब्रिटिश आर्मी। यहाँ पर वो ये बोलना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा वो सरप्राइज हो जाते हैं। उनको लगता है कि जरूर कोई ना कोई चाल है, क्योंकि उनके जो सोल्जर्स होते हैं वो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। काफी ज्यादा डर जाते हैं यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी वाले। और यहाँ पर जिम मैकफर्शन को भी लगता है कि मेरे को कोई स्टेप लेना चाहिए क्या, इनके ऊपर हमला करना चाहिए क्या, कहीं इनकी कोई ये चाल तो नहीं है। लेकिन वो ये देखते हैं कि जितने भी जर्मन सोल्जर्स होते हैं उनके पास में कोई भी गन नहीं होती। ये चीज देखकर सारे ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स सरप्राइज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि जरूर ये लोग क्रिसमस के दिन हमारे साथ एंजॉय करने के लिए आए होंगे, पार्टी करने के लिए आए होंगे, तो चलो हम लोग भी इनसे मिलकर आते हैं। ये सारी चीजें होती हैं और सारे सोल्जर्स उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। तभी जिम मैकफर्शन बैठे बैठे सोच रहे होते हैं, कहीं कोई मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया जो लोगों को जाने दिया, हमारे सोल्जर्स को जाने दिया, कहीं ये कोई जर्मन्स की चाल तो नहीं, कहीं वो हमारे ऊपर हमला ना कर दें। लेकिन जब वो जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो सोच रहे थे चाल वगैरह के बारे में। जर्मन्स का मतलब स्मार्टनेस के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं करा था जर्मन्स ने। वो उनको जनरली क्रिसमस उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। ये चीज देखकर सब सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी अपनी अपनी राइफल्स एक साइड रख देते हैं और खाने पीने की चीजें खाकर एंजॉय करने लग जाते हैं। वहीं पे वो लोग एक अपनी जो फेमस जर्मन वाइन होती है जो ग्रेन्स से बनती है वो भी उनको पिलाना स्टार्ट करते हैं। सोल्जर्स बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसी के बीच में वो मिलते हैं दूसरी आर्मी के लीडर हैंस वुल्फ से। जब जिम मैकफर्शन मिलते हैं हैंस वुल्फ से, तो हैंस वुल्फ जो होते हैं वो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, खाने पीने लग जाते हैं और एंजॉय करने लग जाते हैं। हैंस वुल्फ और उनके बीच में डिस्कशन चल रहा होता है कि कितना अच्छा हो अगर ऐसे ही शांति से सारी चीज़ें निपट जाएं और अगर हम लोग जो भी वॉर है वो गेम्स के थ्रू निपटा लें। तभी जितने भी आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग फुटबॉल खेलकर एंजॉय करने वाले हैं। सब लोग जो भी उनके कोट्स होते हैं ग्रे कलर के, उन्हें निकाल कर क्या बना लेते हैं? गोल कीप बना लेते हैं। जो गोल का होता है वो बेसिकली वो लोग बना लेते हैं दोनों साइड से। यहाँ पर जब वो लोग अपना गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तभी उसके बीच में जो जिम मैकफर्शन होते हैं और जो हैंस वुल्फ होते हैं वो अपनी बातें कर रहे होते हैं। यहीं पर हैंस वुल्फ बताते हैं कि मैं तो क्या बोलते हैं, मैं तो ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता था। और यहाँ पर जिम मैकफर्शन बताते हैं कि मैं तो टीचर था, अब मैं वापस जाऊंगा अपनी वाइफ के पास। सारी चीज़ें इस चीज़ के बीच में बातें हो रही होती हैं। यहीं पर देखते ही देखते मैच खत्म हो जाता है फुटबॉल का और पता चलता है कौन जीता होगा। सोचो, जर्मन आर्मी जीत गई थी फुटबॉल का मैच। ये चीज देखकर जो ब्रिटिश आर्मी के जितने भी सोल्जर्स थे उनके मुंह लटक जाते हैं। लेकिन हैंस वुल्फ उनको चीयर करने के लिए बोल देते हैं, उनको खुश करने के लिए बोल देते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा गोल जो था वो काफी ज्यादा बड़ा था, तुम्हारा गोल कीप काफी बड़ी थी और जो हमारी गोल कीप थी वो इतनी बड़ी नहीं थी एज कम्पेयर टू योर्स। तो ये चीज वो इसलिए बोल देते हैं जिससे कि उनको बुरा ना लगे ब्रिटिश आर्मी को। यहीं पर ये सारी चीजें होते होते दोनों आर्मीज के जितने भी सोल्जर्स होते हैं और लीडर्स होते हैं समझ जाते हैं कि अब बहुत देर हो गई है और उन्हें वापस अपनी जगह पर जाना चाहिए, उन्हें वापस वहीं पे जाना चाहिए जहां से वो फाइट कर रहे थे। तो वो दोबारा अपनी अपनी जगहों पे वापस आ जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं अपनी अपनी जगहों पे, तब देखते ही देखते वो रात हो जाती है। और रात हो जाती है तो वहां पर कैरल्स गाना स्टार्ट करते हैं। कैरल्स का एक टाइप का जो सॉन्ग हो जाता है, हम लोग सॉन्ग बोल सकते हैं, जो क्रिसमस वाले दिन गाया जाता है वो होता है।
तो वहां से देखते हैं वो जर्मन आर्मी के सोल्जर्स कैरल्स गा रहे हैं। यही चीज सुनकर जो ब्रिटिश आर्मी के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो भी गाना स्टार्ट कर देते हैं, और एक तरीके का कंपटीशन, एक तरीके का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के अंदर दोनों साइड से कैरल्स गाई जाती हैं। काफ़ी सब सारे जितने भी सोल्जर्स थे इंजॉय कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों को, काफ़ी अच्छा लग रहा होता है उन्हें। और यहाँ पर क्या होता है फिर, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बाद ये होता है कि सारे सोल्जर्स को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि ऐसा तो चलने नहीं वाला है, शायद अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, आज के दिन जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होने वाला है। तो यही चीज़ सुनते सुनते सब सोल्जर्स शांत हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारा जो मेन पार्ट था स्टोरी का वो ख़त्म होता है, जो लेटर वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर अब ये भी बताते हैं जिम मैकफर्शन के ये जो क्रिसमस है, अगले साल जब मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करूँगा तो शायद जो ये वॉर है इसकी सारी मेरे पास बैड मेमोरीज होंगी। सबसे टेरेबल जो मेरी ज़िंदगी के भयानक जो मेमोरीज रहेंगी वो वॉर की रहेंगी। ये सारी चीज़ें वो बोलते बोलते ये भी बोलते हैं कि जो दोनों साइड की आर्मीज़ हैं वो दोनों साइड की आर्मी शांति चाहती हैं, लड़ाई नहीं चाहती। ये कैसे पता चलता है, ये कैसे आइडिया लगाते हैं हमारे जिम मैकफर्शन, ये ऐसे आइडिया लगाते हैं क्योंकि जब क्रिसमस वाले दिन दोनों आर्मीज़ इंजॉय कर रही थी तो उसी चीज़ से समझ में आता है कि लड़ाई और जंग कोई नहीं चाहती थी दोनों आर्मीज़ में से, और वो ये प्रे करते हैं कि बहुत ही जल्द हम लोग एक साथ हो जाएंगे। उस लेटर को दोबारा एनवलप के अंदर डालकर और वो एड्रेस पर उस लेटर को दे के आने की कोशिश करते हैं। जब वो उस एड्रेस पे पहुंचते हैं तब उनको पता लगता है आसपास नेबर से कि कॉनी के घर में तो आग लग गई थी और कॉनी अब बहुत ज़्यादा बुढ़ी भी हो गई हैं। तो ऑथर पूछते हैं उनके नेबर से कि अब कहाँ पर मिलेंगी कॉनी, तो वो उनको ये बताते हैं कि कॉनी मिलेंगी उनको एक नर्सिंग होम के अंदर। वहाँ पर ऑथर पहुँच जाते हैं लेटर को लेकर। कॉनी जैसे ही उस लेटर को देखती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो बोलती हैं कि ये तो मेरे क्रिसमस का सबसे बेस्ट गिफ्ट था। हालांकि उन्हें ये लेटर पहले ही मिल चुका था, लेकिन आग लगने की वजह से जो उनका कुछ फर्नीचर था वो लोगों ने, जो भी उनके नेबरहुड के लोग थे, उन्होंने सेल कर दिया होगा, इस वजह से वो मिस हो गया था। लेकिन अब जब उनको वो लेटर दोबारा मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। यहीं पर ये स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी ये स्टोरी थी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कंप्लीट जो बुक है इसके सारे चैप्टर्स मैंने बना दिए हैं।